हेलो एवरीबॉडी, आज हम जीएसटी की एक नई वीडियो के साथ हैं और चैप्टर का नाम है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर टैक्स इनवॉइस डिटेल में समझा रखा है। अगर आप उसको रेफ़र करना चाहें तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा। आइए इस वीडियो के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट नोट। सरल भाषा में समझाऊँ तो क्रेडिट नोट एक ऐसा कन्वीनियंट और लीगल मेथड होता है जहाँ पर जो हमने ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस के अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रखी हैं उसको हम रिवाइज कर सकते हैं और इसको इशू करने से जो सप्लायर है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। अब आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ एक सप्लायर है, उसने 1 लाख के गुड्स रिसिपिएंट को दिए, लेकिन उसने जब बिल बनाया, जब उसने इनवॉइस बनाया तो उसके 1 लाख के बनस्पत उसने क्या लिख दिया, 1.5 लाख लिख दिया, यानी 1,50,000 लिख दिया। तो ऑफकोर्स वैल्यू कितनी थी एक्चुअल में 1 लाख, और कितनी उसने शो कर दी 1,50,000, यानी 50,000 रुपये एक्स्ट्रा का उसने इन्वॉइस बना दिया। तो इस कंडीशन में जहाँ पे उसने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा का इन्वॉइस बना दिया, ह्यूमन एरर हो गया, अकाउंटेंट से गलती होगी, वॉट एवर, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वहाँ पर जो सप्लायर है रिसिपिएंट को 50,000 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, जिससे कि जो रिसिपिएंट है उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन कौन से इवेंट्स में हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। पहला मैंने बताया, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस एक्सीड्स द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। एग्जाम्पल में समझाया था ना कि एक एक्स व्यक्ति है, उन्होंने वाई व्यक्ति को 1 लाख के गुड्स बेचे, लेकिन अपने इनवॉइस में 1.5 लाख दिखा दिया। तो यहाँ पे जो एक्सीड वैल्यू यानी जो 50,000 है उसका वो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। दूसरा है गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। कई बार क्या होता है, रेसिपिएंट को गुड्स अच्छे नहीं लगे, उसको इन्फीरियर क्वालिटी के लगे या गुड्स ज़्यादा के आ गए या वॉट एवर द रीज़न, तो उसने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू से वो रिटर्न करेगा उतने का हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तीसरा, गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि सपोज एक्स ने वाई को गुड्स भेजे थे 1 लाख रुपए के लिए, लेकिन उसमें से 30,000 के गुड्स उसको इन्फीरियर क्वालिटी के लगे, तो वाई ने क्या कर दिया, 30,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पर जो एक्स है 30,000 के गुड्स के बदले उसको क्या दे देगा, जो उसने रिटर्न किया है उसके बदले क्या दे देगा, क्रेडिट नोट इशू कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो क्रेडिट नोट है इशू कब कब किया जाता है मैंने बता दिया आपको, जब जो सप्लायर है उसने जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनवॉइस के अंदर ज़्यादा चार्ज कर दिया एक्चुअल वैल्यू से। दूसरा, जो सप्लायर है उसने हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर दिया। अभी हाई रेट ऑफ टैक्स समझते हैं, जैसे आपको पता है ना जीएसटी के अंदर बहुत सारे रेट्स होते हैं, जैसे 0% है, 5% है, 12%, 28% है। सपोज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर लगना था तो टैक्स 5%, लेकिन आपने लगा दिया उसके ऊपर 18%, तो यानी आपने ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, तो आप लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हो, उसको क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, जीएसटी का जो रेट था वो आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया। कोई भी एरर हो सकता है, अकाउंटेंट ने गलती से चार्ज कर दिया, आपको मालूम नहीं था, या टैक्स रेट रिवाइज हो गया, सरकार ने रिवाइज कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय द रेसिपिएंट इज लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस। यानी जो रिसिपिएंट ने वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव की है, क्वांटिटी की बात करें, वो कम रिसीव की है और बिल ज़्यादा क्वांटिटी का बना हुआ है। सपोज 10 आर्टिकल्स भेजने थे, आपने गलती से 8 आर्टिकल्स भेज दिए, लेकिन बिल कितने का बनाया, 10 आर्टिकल्स का ही बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। लास्ट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई टू द रेसिपिएंट इज़ नॉट अप टू द मार्क। यानी हमने पहले बताया था ना, रेसिपिएंट को क्वालिटी पसंद नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी की है, तो वो क्या करता है, वापस कर देता है। तो इस कंडीशन में भी आप उसको क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। अब बात करते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट को सेक्शन 34 सब सेक्शन 3 एंड 4 में डिस्क्राइब किया गया है। ये बिल्कुल अपोजिट है क्रेडिट नोट का। याद कीजिए, क्रेडिट नोट के अंदर जब हमारी टैक्स इनवॉइस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब हम इशू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब टैक्स इनवॉइस के अंदर जो वैल्यू है वो हमने कम शो कर दी है, हमने गुड सेल किए 1 लाख के, लेकिन इनवॉइस बना दिया 80,000 का, तो यहाँ पे 20,000 पे कम गया, तो यहाँ पे उस 20,000 का हम डेबिट नोट इशू कर देंगे। तो यानी इन सिंपल वर्ड्स, डेबिट नोट इज़ अ सिंपल एंड लीगल मेथड by which the value of goods or services in the original tax invoice can be enhanced, and with the help of issuance of debit note will easily allow the supplier to pay his enhanced tax liability in his returns without requiring अंडरटेकिंग एनी अदर टेडियस प्रोसेस अंडर जीएसटी। यानी वो बहुत सारे जो टेडियस जॉब्स होती है, टेडियस प्रोसेस है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, उनको दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डेबिट नोट
इशू कर देते हैं। बिल्कुल विपरीत किसके है, क्रेडिट नोट के है। कौन कौन से रीजन है जहाँ पर हम डेबिट नोट इशू करते हैं, बायर ऑन परचेज रिटर्न के कंटेक्स्ट में, जहाँ पर बायर ने डैमेज गुड्स रिसीव किए हैं, या बायर इफ इज ओवर चार्ज और सेलर गुड्स एग्रीज टू गिव डिस्काउंट, और बाय सेलर इफ ही बाय मिस्टेक अंडर चार्ज द बायर। तो इन सिचुएशंस के अंदर हम डेबिट नोट इशू कर देंगे। नेक्स्ट इज ई वे बिल। पहले ई वे की पूरी फॉर्म जान लेते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वे मतलब तरीका, बिल तो आपको पता है जैसे कि इनवॉइस। तो यानी जो ई वे बिल होता है एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है जहाँ पे कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है तो वहाँ पर हम जीएसटी पोर्टल के माध्यम से बिल जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50,000 की बात करें, यानी लेस देन 50,000 के वैल्यू के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। तो जो ई वे बिल होता है इसको अगर सरल भाषा में समझते हैं तो एक पास की तरह होता है। पास मतलब जैसे आप कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हो तो आपको एक पास चाहिए होता है ना, उसी तरह से जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे भी एक पास का काम करती है। वो क्या करती है, ई वे बिल करती है। अब इससे पहले आप जब ई वे बिल नहीं था तो आपको याद है आपको बिल टी चाहिए होती थी, आपको स्टैच्यूरी फॉर्म चाहिए होते थे, रोड परमिट चाहिए होती थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते थे तो वो ट्रांसपोर्ट परमिशन चाहिए होती थी। तो ई वे बिल के माध्यम से ये सारी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी ख़त्म हो गई, यानी आसान हो गया है मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अब केवल आपको क्या चाहिए, आपको ई वे बिल चाहिए। और अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तभी आपको ई वे बिल चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहले याद है आपको लोग कच्चे बिल तैयार कर लेते थे तो अगर चेकिंग होती थी तो दिखा देते थे वरना ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता था, टैक्स कलेक्ट नहीं होता था। तो अब ई वी बिल के माध्यम से आप टैक्स इवेजन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट होता है और बिल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसके अंदर जीएसटी, इन ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ गुड, HSN कोड। मैंने बताया था ना HSN कोड क्या होता है, जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको एक कोड दे देते हैं, उसके आधार पर ही जीएसटी का रेट डिटर्मिन होता है। इसके साथ साथ रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। और एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी पोर्टल पर, तो आप टैक्स लायबिलिटी को इवेड नहीं कर सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, ना ही छुपा सकते हो। पार्ट बी होता है, पार्ट बी के अंदर होता है जो ट्रांसपोर्टर होता है, उसकी डिटेल्स होती है, व्हीकल नंबर होता है। तो यानी आपने एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया तो जीएसटी पोर्टल पर आपकी व्हीकल की, आपके गुड्स की, सप्लायर की, रिसिपिएंट की, ट्रांसपोर्टर की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो आप टैक्स पहले इवेड कर लेते थे, छुपा लेते थे, झूठ बोल देते थे कि बिल्टी पर्चा हो गया है, बिल फट गया है, ख़राब हो गया, वो सब झंझट से दूर हो जाते हैं और सरकार को रेवेन्यू जनरेट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हु शुड जनरेट ई वे बिल। किन किन लोगों को आवश्यकता पड़ती है ई वे बिल जनरेट करने की। पहला, रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट 50,000 से ज़्यादा की हो रही है तो उसको ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन उस कंडीशन के अंदर बिल ई वे बिल जनरेट करेगा जहाँ पे जो सप्लायर है वो तो अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। तो आरसीएम के माध्यम से यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर वो जो उसने टैक्स पे किया गया है वो क्लेम करेगा। तो यानी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जहाँ पे जो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड है तो वहाँ पर भी ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। तीसरा है ट्रांसपोर्टर। जो ट्रांसपोर्टर होते हैं दोज हु आर कैरिंग गुड्स बाय रोड, air, rail, etc. also need to generate e-way bill if the supplier has not generated an e-way bill. I hope समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कहाँ पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो अगर वैल्यू इज़ लेस देन 50,000 तो ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इफ़ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन। अगर जो गुड्स हैं हमारे कस्टम पोर्ट से, एयरपोर्ट से, एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। गुड ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सील तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर जो गुड्स हैं उनकी जो मूवमेंट हो रही है वो डिफेंस फॉर्मेशन के लिए हो रही है, डिफेंस किसी पर्पज़ के लिए हो रही है तो वहाँ पर भी ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला कि अगर जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से कम है तो वहाँ पर भी ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर जो गुड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रेल के द्वारा और जो कंसाइनर है गुड्स का वो तो किसी भी प्रकार की सरकार है, चाहे सेंट्रल है, चाहे स्टेट है, चाहे लोकल अथॉरिटी है, वहाँ पर भी ई वे बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला, गुड स्पेसिफाइड इज एग्जाम्ड फ्रॉम ई वे बिल रिक्वायरमेंट। सरकार ने कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स को एग्जाम कर रखा है, ई वे बिल से मुक्ति दे रखी है, तो वहाँ पर भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। Part B of e-way bill is not required to be filled where the distance between the consigner or consignee and the transporter is less than 50 kilometers and transport is within the state। अगर एक ही स्टेट में गुड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर से कम है, तो जो पार्ट बी है उसके अंदर डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ई वे बिल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।